So, I'm again here on YouTube discussing the further nationalism in India progress after the stopping of non-cooperation movement. Sorry for the long absence. So, today we will move after non-cooperation movement stopped. So, what happened after non-cooperation movement stopped? In fact, there were quite डिसकंटेंट इन कांग्रेस. वहाँ पर बहुत सारे खेमे बन चुके थे कांग्रेस में. क्या हो रहा था कि वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे नहीं, इस तरह से मूवमेंट चलाने से कोई फ़ायदा नहीं, मास स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए, हमें क्या कहते हैं काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और मास लेवल पे प्रोटेस्ट करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्योंकि बार बार हमें उसे स्टॉप करना पड़ता है. वॉट एवर द रीज़न में भी, कभी वॉयलेंस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो सारे लोगों को समझाना या सारे लोगों को डिसिप्लिन मिलाना बहुत मुश्किल काम है. दैट्स वाई मैनी ऑफ द कांग्रेस मेंबर वर क्वाइट रिलक्टेंट टू हैव अ मास स्ट्रगल. और इसमें दो थे, एक सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू. उन्होंने भी क्या कहा था कि हमें काउंसिल इलेक्शन के लिए जाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रोविज़न हुआ था. सो सी.आर. दास मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड सी.आर. दास and Motilal Nehru formed Swaraj Party and it was within the Congress. Remember it, Swaraj Party within the Congress. मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस में ही रहते हुए इन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था एंड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन. क्यों किया था ऐसा? क्योंकि वो चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शन विच वाज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत काउंसिल इलेक्शन होना था और उसमें कांग्रेस वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और रीज़न ये था कि वो हमेशा मास स्ट्रगल में बिलीव ज़्यादा कर रहे थे. तो अब सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू का सोचना ये था कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला, हम इसमें काउंसिल इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम रिफॉर्म कर सकेंगे या ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करेंगे. टू रिफॉर्म and oppose British policies. इनकी अपनी ये थिंकिंग थी कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अगर हम अपोज करना है तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. फिर फर्दर 1920s में कुछ ऐसी चीज़ें होती, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके कारण आपको इंडियन पॉलिटिक्स में नया आयाम आता है, नई एक रेवोल्यूशन टाइप आता है. द फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड वाइड. Two factors, first of all, two factors that give Indian politics a new turn. First one was worldwide depression. इस दौरान क्या होता है, जैसे अभी डिप्रेशन आप लोग चल रहा है, उसी तरह आपको 1920s में आपको इन 1920s में आपको दो ऐसे फैक्टर आते हैं जिस कारण इंडियन पॉलिटिक्स को नया टर्न मिलता है. एंड फर्स्ट वन वाज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. और इस कारण होता क्या है, एग्रीकल्चर प्राइसेस सडनली बहुत गिरने लगते हैं और हम लोग जानते हैं किसान इस पे डिपेंडेंट थे. एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल इन 1926 and almost it has collapsed after 1930. तो 1926 में इसमें
फॉल आना शुरू होता है 1930 में, ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो जाता है, ये मतलब कि इसका कोई डिमांड बचा ही नहीं रह जाता है, और एक्सपोर्ट और डिमांड बिल्कुल डिनाइड कर दिया जाता है, वहाँ पर कुछ रहता है, डिक्लाइन हो जाता है, डिमांड्स एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड, ये बिल्कुल ना के बराबर था ही नहीं, इनफैक्ट समझ लो कि डिमांड्स और एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और इस कारण पेजेंट जो थे, छोटे मोटे किसान थे, उनको बहुत मुश्किल हो रहा था अपने हार्वेस्ट को बेचना। peasants found it too difficult to sell their harvest। उनको जो उन्होंने फसल जो काट रखी थी वो बेच नहीं पा रहे थे, जाहिर सी बात है वो ना बेच पाएंगे, तो उसके लिए उनको रेवेन्यू आना बहुत ही मुश्किल था। एंड द सेकंड फैक्टर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, it was actually formed by the Tory government of Britain, formed by Tory government जैसे अभी आप इंडिया में कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट है, वैसे उस टाइम का टोरी गवर्नमेंट था, जो कि आपको 1928 में साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा है। इट वाज इन 1928। तो पहला तो हम लोगों ने देखा वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के कारण इंडिया में बहुत बड़ा नया आयाम है, नई चेंज आई, ठीक है। और दूसरा जो था आपको साइमन कमीशन था, इट वाज एम्ड, इसका मकसद क्या था साइमन कमीशन का, इट वाज एम टू look into the Indian Constitution functioning of the constitutional system in India। बढ़िया था भाई, इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा कमियां हो रही थी, उनकी बात, इंडियंस की बात नहीं सुनी जा रही थी, तो अच्छा था भाई स्टार्ट करो इसे। बट यहाँ पर एक जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में देखना था और चेंजेस को सजेस्ट करना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, क्यों इंडियंस इसको नहीं, इंडियंस इसको पसंद नहीं कर रहे थे, रीज़न क्या था, एंड सजेस्ट चेंजेस, बट नॉट अ सिंगल इंडियन वाज देयर। इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, नॉट अ सिंगल इंडियन वाज इंक्लूडेड इन द कमीशन। सो ये इंडियंस की परेशानी ये थी कि जब हमारी बात हो रही है, हमारे बारे में कही जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, तो फिर हमें इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, ठीक है। That's why when Simon came to India, he was treated by go back Simon। लोगों ने क्या किया, साइमन इंडिया से जाओ, गो बैक का साइमन का नारा लगा के इसे भगाने की कोशिश की गई ऑलमोस्ट, और ये सारे पार्टीज ने कहा, यहाँ पर सारे पार्टीज यूनाइटेड थे, ऑल पार्टीज, whether it was कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सारे ने इसको अपोज किया, वर यूनाइटेड अगेंस्ट साइमन कमीशन। किसी ने भी साइमन कमीशन को पसंद नहीं किया। अब बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा, बहुत ज़्यादा एजिटेशन होने लगा, तो लॉर्ड इरविन ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा कि आप इस एजिटेशन को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। उसने क्या किया, इन अक्टूबर 1929
लॉर्ड एरविन ने झूठा दिलासा दिया किसे, इंडियंस को, कांग्रेस को, ठीक है। ऑफर्ड अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, क्या क्या हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब आप खुद अपना आप पे रूल करोगे, इंडिया पे रूल करोगे, बस हम ऊपर से रहेंगे आपकी देख रेख करेंगे। बट इट वाज क्वाइट अ वेग ऑफर। और एक और बात कहा, तो और एक आरटीसी, आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम बुलाएंगे, वहाँ पर आपसे बात करेंगे। देखा कि एजिटेशन हो रहा है साइमन कमीशन के खिलाफ में, तो कुछ तो काम करना था ना। तो उसने क्या किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कही, और इसमें फ्यूचर कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा और कैसे इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा, उस पर बात की जाएगी। बट यहाँ पर कांग्रेस ने इसको अपोज किया, बट कांग्रेस अपोज दिस वन एज वेल, मतलब आरटीसी को भी अपोज किया। तो इस तरह से देखा गया, पहला आपको वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में नई चीज़ लाई थी, और दूसरा आपको साइमन कमीशन था जिससे लोग नाखुश थे। तो उसमें लॉर्ड एरविन ने बीच बचाव करने का काम किया, झूठी दिलासा देके कहा कि चलो ठीक है, अभी ये देख लो, साइमन कमीशन को देख लो, बाद में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे, वहाँ पर डोमिनियन स्टेटस हम आपको दे देंगे। बट इंडियंस उससे राजी नहीं रहे, और कांग्रेस इसको बिल्कुल अपोज करते रहे। तो साइमन कमीशन की बात हमने कही कि साइमन कमीशन आया, गो बैक साइमन का नारा लगा, और उसमें आपको सारे पार्टीज़ वाले अगेंस्ट में थे, वेदर कांग्रेस थे या मुस्लिम लीग, सब अगेंस्ट में थे। सब ने कहा कि हमें नहीं चाहिए साइमन कमीशन। रीज़न था कि देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन इन द साइमन कमीशन, दैट्स व्हाई दे वर अपोजिंग द साइमन कमीशन, एंड साइमन कमीशन वाज कम टू just look into the constitutional system of India and suggest changes। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही, इंडियंस नहीं होंगे तो जाहिर सी बात उनको अपोज करना लाजमी था। सो अब क्या होता है, रेडिकल्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड एस.सी. बोस बिकेम मोर असर्टिव। अब कांग्रेस में कुछ और चीज़ें आई। जब कांग्रेस अभी तक हम लोग जान रहे थे कि मॉडरेट लोगों का गढ़ था, ठीक है, बट यहाँ पर रेडिकल्स को भी लोग पसंद करना शुरू किया। कौन कौन भाई, रेडिकल्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनकी बात सुनी जाने लगी, पब्लिक इनको पसंद करने लगे, ठीक है। बिकेम मोर असर्टिव, मोर इन्फ्लुएंशियल। और जो आपको मॉडरेट थे उनके लोग नापसंद करने लगे। रीज़न कि उनकी जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, liberals and moderates became ineffective, almost ineffective। क्योंकि इनकी जो सोच थी कुछ ज़्यादा रेडिकल थी। जवाहरलाल नेहरू या एस.सी. बोस थे, लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे थे, नहीं ये सही जा रहे हैं और इनके रास्ते पे अगर हम चले तो हमें आज़ादी आसानी से मिलेगी। सो अब होता क्या है, इन दिसंबर 1929 में आपको लाहौर सेशन होता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और सेशन होता है लाहौर में। वहाँ पर बात होती है पूर्ण स्वराज की। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सबसे पहले पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस की बात कौन से सेशन में की गई, एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट दैट वेरी टाइम। सो जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, एंड इट वाज डिस्कस दैट जब लाहौर सेशन इट वाज फुली इम्प्लीमेंटेड दैट नाउ वी विल डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर कहा गया द डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, वी विल गो फॉर द डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। पूर्ण स्वराज कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस वाला कोई भी लालच नहीं दो, हम वो सब नहीं चाहते, हम अब चाहते हैं बस पूर्ण स्वराज चाहते हैं, पूरी तरह हमें आज़ादी दे दो। एंड इट वाज ऑन 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा। इट वाज डिक्लेयर्ड इन दिस
it was declared that this very day, 26 January 1930, would be celebrated as Independence Day. ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था जो कि बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम था। मतलब अभी तो हमने सिर्फ सोचा था ना कि भाई हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, हमें आज़ादी मिली नहीं थी, तो 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे मनाना मतलब कि एक कह दिया कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है। बट इट गैदर ओनली फ्यू अटेंशन, मतलब कुछ लोगों ने इसके कहा कि हाँ चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा अटेंशन इसे नहीं मिला। तो गांधी जी ने यहाँ पर दिमाग लगाया कि अब क्या करना चाहिए। ये तो हमने सोच लिया है कि ये तो एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब बस हम फील कर सकते हैं ऐसा होगा, आज़ादी हो जाएगी तो कैसा फील करेंगे वगैरह वगैरह, मतलब हमें मिली तो नहीं थी। तो गांधी जी ने अब सोचा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी ने कुछ सोचा। क्या सोचा भाई? गांधी जी सेंट अ लेटर टू द लॉर्ड इरविन। गांधी जी सेंट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को लेटर भेजा एंड देयर वर 11 पॉइंट्स, 11 डिमांड्स। इसमें क्या थे? 11 डिमांड्स थे। 11 डिमांड्स गांधी ने उसमें रखा और कहा कि इट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? वी विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 11 डिमांड्स को फुलफिल करने की बात कही। और गांधी जी ने जो लेटर भेजा था लॉर्ड इरविन को, उसमें अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम ये था मार्च का कि इफ our 11 demands are not fulfilled by March, then we would launch civil disobedience campaign. हमारे 11 डिमांड्स को पूरा कर दो। कब तक? मार्च तक, अदरवाइज we would launch सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। सो एक तरह का धमकी था और गांधी जी को इस बात का यकीन था कि ये हमारी डिमांड्स को नहीं मानेंगे और हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना भी पड़ेगा। सो इट हैपेंस सो लॉर्ड इरविन was quite unwilling to negotiate. Lord Irwin was unwilling to negotiate. जब वो अनविलिंग होगा तो होगा क्या भाई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च होना है। सो एज सच हैपेंड, सॉल्ट मार्च से शुरू किया गया। गांधी जी ने क्या किया? सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया। सॉल्ट मार्च था क्या भाई? सॉल्ट मार्च में जो सॉल्ट पे जो टैक्स लगाया था अंग्रेज़ों ने, उस पर गांधी जी ने कहा था इससे सॉल्ट पे टैक्स हट रहा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम तुम्हें डिसोबे करेंगे सॉल्ट बना के। गांधी जी ने ऐसा ही कहा और कुछ इसके पॉइंट्स मैं यहाँ पर नोट डाउन करने जा रहा हूँ कि सॉल्ट मार्च कैसे अनफोल्ड हुआ। गांधी जी वॉज अकम्पनीड बाय, शुरुआत में उनके साथ बहुत कम लोग थे, ओनली 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, जो उन पर यकीन कर सकते थे। वो रीज़न क्या होता था? बहुत सारे वॉलंटियर्स को लेके चलते बट वॉयलेंस होता, वो अपना वॉलेंट हो जाते थे, जबकि ये चाहते नहीं थे कि वॉयलेंस हो, अदरवाइज उसके रैप अप करना पड़ता था। तो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स उनके साथ थे। दूसरी बात ये थी कि ये कहाँ से चला था? साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। साबरमती आश्रम टू डांडी, कोस्टल टाउन डांडी,
दांडी तक चला था, ठीक है। ऑन दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ओवर, इन फैक्ट ओवर 240 माइल्स, 240 मील इन्होंने तय किया था, एंड दैट टू इन ओनली 24 डेज, दे टुक ओनली 24 डेज। So first 2 points are Gandhiji was accompanied by 78 of his trusted volunteers, and it was held from Sabarmati Ashram to coastal town Dandi, and they have covered over 240 miles and took 24 days only। सिर्फ 24 दिन में इन्होंने 240 मील की दूरी तय की। अब गांधी जी 240 मील, गांधी जी के साथ जो लोग थे 240 मील 24 दिन में तय तो कर लिया, बट जाहिर सी बात में रोक टोक तो होता ही होगा, कहीं ना कहीं रुकते होंगे। तो वेन एवर ही स्टॉप्ड, वहाँ पर वो अपना लोगों को एड्रेस करते थे। वेर एवर ही स्टॉप्ड, ही एड्रेस्ड पीपल, लोगों को एड्रेस करते थे, संबोधित करते थे। उनको क्या बताते थे भाई? टू डिसओबे ब्रिटिश लॉ। He addressed people to disobey। अभी तक जो गांधी जी का स्टैंड था वो ये था कि कानून नहीं तोड़ना है, बट यहाँ पर वो चेंज आया, उन्होंने कहा नहीं, हमें कानून भी तोड़ना है। तो उन्होंने कहा पीसफुली हमें उनका कानून भी तोड़ना है। ये बात समझाते चलते थे, क्योंकि देखा कि इससे कुछ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत कुछ नहीं दे पाया, और स्वराज के बारे में बताते थे। स्वराज क्या है? स्वराज क्या है कि स्वराज ये है कि जब आपका डिमांड सही है, जायज़ है, तो उसके लिए आपको वायलेंस के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। नॉन वायलेंस मीन्स से भी अगले को आप पिघला सकते हो, उनसे अपनी डिमांड को पूरी करा सकते हो। ये स्वराज है, और ये गांधी जी बताते थे। और अल्टीमेटली होता क्या भाई? 6 अप्रैल को ये लोग दांडी पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर समुद्र के पानी को बॉयल करके नमक बनाते हैं और लॉ को तोड़ते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, और ये